हेडलाइन। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते हैं आज की मुख्य खबरों पर। दिल्ली में नई आबकारी नीति घोटाले मामले में विजय नायर और अभिषेक बोइनीपल्ली को ईडी रिमांड बढ़ी। सीएम हेमंत सोरेन का आवास घेरने जा रहे प्राथमिक शिक्षकों को पुलिस बल ने मोरहाबादी मैदान में रोका। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास बोले, यूरोप में युद्ध की वजह से दुनिया में गंभीर खाद्य ऊर्जा संकट। श्रद्धा के दोस्त गाडविन ने क्राइम ब्रांच से कहा, आफ्ताब ने की थी गला दबाने की कोशिश। आइए चलते हैं आज के खबरों के विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में जोगी परिवार की बहू ऋचा जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद जोगी परिवार से जुड़ा जाति का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। मरवाही उपचुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में जोगी परिवार की बहू ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली में के सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट में उपचुनाव से पहले उनकी जाति पर विवाद के बाद उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया था और इनकी शिकायत भी की गई थी। इसके बाद बताया गया कि ऋचा रूपाली साधु ने अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनाकर उसका उपयोग कर रही है। ऋचा जोगी के खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। दिल्ली के राउज एक्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को और व्यापारी अभिषेक बोइनीपल्ली की ईडी रिमांड 5 दिनों। ईडी ने विजय नायर और अभिषेक बोइनीपल्ली की 9 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। आपको बता दें, विजयनगर और अभिषेक बोइनीपल्ली की 5 दिन की रिमांड ईडी खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने दोनों की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वहीं इससे पहले विजयनगर व्यवसायी अभिषेक बोइनीपल्ली को सोमवार को ईडी की 5 दिन की हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन इससे पहले जुड़े सीबीआई की जांच वाले भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जमानत दे दी गई थी। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें एजेंसी ने कहा था कि बड़ी साजिश और धन के लेन देन का पता लगाने के लिए धन संबंधित आरोपियों से पूछताछ की जरूरत है। धन शोधन विरोधी एजेंसी ने यह कहा है कि आरोपियों को गवाहों और दस्तावेजों का से सामना कराए जाने की आवश्यकता है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास घेरने जा रहे प्राथमिक शिक्षकों को पुलिस ने राजधानी रांची के मुरादाबादी मैदान में ही रोक दिया। तो आज राज्य भर के प्राथमिक शिक्षक मुरादाबादी मैदान के से सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। मैदान से कुछ ही दूर वे आगे बढ़े थे कि पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके आगे बढ़ने से रोक दिया। जहां पर विजेंद्र चौबे से पूछताछ की पुलिस ने, हमें क्यों रोका? क्योंकि हम सभी अखिल झारखंड प्राथमिक संघ के बैनर तले 4 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। संघ के विजेंद्र चौबे ने कहा कि इस प्रदर्शन को लेकर पहले ही सारी तैयारियां की जा चुकी थी। पुलिस ने रूट भी तय कर लिया था, फिर भी आज हमें पुलिस ने क्यों रोका हमें नहीं मालूम। कहा कि जब हमारी बात मुख्यमंत्री नहीं सुनते और हम यहीं डटे रहेंगे। सरकार हमारे साथ हमेशा भेदभाव करती रही है, हमारी मांगे जायज है और इससे सरकार मुंह नहीं फेर सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूरोप में जारी युद्ध की नई नीति चुनौतियों को लेकर आया है। अचानक दुनिया के सामने खाद्य और ऊर्जा का गंभीर संकट भी खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह संकट ऐसे वक्त में आया जब अर्थव्यवस्था कोविड-19 की तीसरी लहर के बाद सामान्य होने जा रही थी। आरबीआई के अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान विभाग के वार्षिक शोध सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी से ने बड़े आकार के आंकड़ों के विश्लेषण का मौका दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड की पहली लहर के दौरान आंकड़ों का संग्रह करना और आंकड़ों के सांख्यिक अंतराल पहली की बड़ी चुनौती थी। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप में युद्ध अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आया, वह भी ऐसे समय जब अर्थव्यवस्था महामारी की तीसरी लहर के बाद पूरी तरह से सामान्य होने जा रही है। दुनिया के सामने अचानक ही गंभीर खाद्य और ऊर्जा संकट आ खड़ा हुआ है। दास ने कहा कि तेजी से बदलती भूराजनीति के परिस्थितियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के विखंडन के रूप में एक नया जोखिम उभरा और इससे यह समझ में आया कि महत्वपूर्ण आपूर्तियों के लिए एक स्रोत पर निर्भरता को कम करने की जरूरत है। पंजाब में पटियाला जिला प्रशासन ने 274 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और बंदूक संस्कृति को कथित बढ़ावा देने वाले आग्नेयास्त्रों और गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटियाला के उपायुक्त साक्षी साहनी ने कहा कि एक लाइसेंस पर 2 से अधिक आग्नेयास्त्र होने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। अधिकारी ने कहा कि कारणों बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और लाइसेंस धारकों से पूछा गया कि इसे क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि यह लाइसेंस पर 2 हथियारों रखने की अनुमति है। अधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारी कार्यालय ने किसी भी आपराधिक कदाचार के सत्यापन के लिए पुलिस विभाग के साथ लगभग 30,000 शस्त्र लाइसेंस की एक सूची भी साझा की गई है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा हाल ही में संविदा कर्मियों के लिए बनाए गए रूल्स पर अब विरोध शुरू हो चुका है। संविदा कर्मियों ने रूल्स में संशोधन किए जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान भी कर दिया है। संविदा कर्मियों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ सरदार सर उपचुनाव में भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा दी है। आपको बता दें कि सरकार ने हाल में ही राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाए हैं, जिसमें अब संविदा कर्मी इन रूल्स में संशोधन की मांग को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं संविदा कर्मियों ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि को शून्य मानते हुए अन्य परिलाभों में कटौती कर एक बार फिर संविदा पर ही रखने का निर्णय किया गया है, जिसे सभी संविदा कर्मियों ने भारी रोष देखा जा रहा है। मिशन स्वच्छता और पानी में डिजिटल रूप से हिस्सा लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है। जीवन को आसान और स्वस्थ बनाने के लिए आम जागरूकता बहुत जरूरी है और बोले कि पृथ्वी माँ को भी स्वच्छता के माध्यम से सम्मान देने की आवश्यकता है। यह सभी का कर्तव्य है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी राजस्थान में पहुंची नहीं है, लेकिन इससे पहले ही इसके विरोध की चर्चा को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार तेज हो रहा है। अब इस मामले को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बड़ी चेतावनी दी है।
मंत्री मीणा ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा जो रोकेगा वह काम से जाएगा। मंत्री के इस बयान के बाद भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत और गर्मा गई है। इससे पहले ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं है जो यात्रा को रोक सके। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी की यात्रा रोकने का, और हम किस लिए बैठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो ना ही ये यात्रा रुकने वाला है और ना ही कोई इसे रोक पाएगा। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में माता सीता की जन्मभूमि बिहार के सीतामढ़ी जिले में उनकी 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापना की तैयारी पूरे जोरों शोरों पे है। इसको लेकर रामायण रिसर्च काउंसिल के ओर से जमीन अब उपलब्ध करा ली गई है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य माता सीता की इस पवित्र भूमि को देश और दुनिया में पहचान बनाने को लेकर है। इतना ही नहीं, इस कार्य के शुभारंभ होने के पर भूमि पूजन का कार्य देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के हाथों होने की पूरी संभावना प्रकट की जा रही है। सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू इस पूरे मुहिम को लेकर नेतृत्व कर रहे हैं, और इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बताया गया है कि विश्व में पहली भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा सीतामढ़ी के डुमरा के राघोपुरा बखरी में स्थापित होगी। इसके लिए राघोपुरा बखरी के महंत ने काउंसिल को कुल 18 एकड़ 40 डिसमिल भूमि दान दी है। वहीं इसके विस्तार के लिए आसपास के किसानों ने भी काउंसिल को अपनी जमीन देने पर सहमति जताते हुए करीब 6 एकड़ भूमि का एग्रीमेंट भी कर दिया है। काउंसिल ने अब तक कुल 24.39 एकड़ भूमि का एग्रीमेंट भी कर लिया है। राजस्थान के चूरू जिले के रत्नागर थाना इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बीएसएफ के जवान का शव एक खेत में खिजड़ी के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। जवान के गले पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस के जवान के शव को स्थानीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। यह जवान करीब 1 महीने पहले छुट्टी पर घर आया था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है, लेकिन अभी तक जवान की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस के अनुसार घटना रतन नगर थाना इलाके के कुर्सियर गांव की है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई नकारात्मक बातें आप का सुन सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती है जो अत्यंत प्रशंसनीय होती है। ऐसा ही समाचार महाराजगंज में से सामने आया है, जिसमें विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लेकर शिक्षक का समर्पण साफ नजर आ रहा है। दरअसल निचोल तहसील के में प्राथमिक विद्यालय रतार के एक सहायक अध्यापक जावेद आलम ने कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर विद्यालय में कौन बनेगा सैकड़ापति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी खबर सोशल मीडिया पर आने के बाद लोग शिक्षक की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें, कौन बनेगा कि सैकड़ापति का उद्देश्य विद्यालय में बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय की जानकारी के साथ साथ खेल खेल में उच्च स्तरीय जानकारी देना है। वहीं सरकारी स्कूल के एक शिक्षक के द्वारा छात्रों के शिक्षा के स्तर में सुधार लाने का यह नया प्रयास है। यहाँ टीचर बच्चों को मशहूर टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति की तरह ही कौन बनेगा सैकड़ापति के हॉट सीट पर बैठकर उनके सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज के सवाल पूछते हैं। सही जवाब बताने पर 10 से 100 रुपए की धनराशि भी उन्हें दी जाती है। एमसीडी चुनाव यानी दिल्ली नगर निगम चुनाव में फिर से जीत पर का परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एक्शन का प्लान बनाया है। भाजपा ने इस नए एक्शन प्लान के तहत संगठन और चुनावी रणनीति के माहिर राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को चुनाव के कोऑर्डिनेशन का काम सौंपा है। पूरी दिल्ली में 20 नवंबर को एक साथ 14 रोड शो निकालने की योजना बनाई जा रही है। इस बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मिलते ही सुनील बंसल एक्शन में आ गए। सुनील बंसल ने सबसे पहले दूसरे राज्यों में आए प्रवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीटिंग की है। वहीं सूत्रों की माने तो जीत का टारगेट बनाते हुए सुनील बंसल ने अपनी पहली मीटिंग में प्रवासी कार्यकर्ताओं को 2 टूक संदेश भी दिए हैं और कहा कि प्रवासी कार्यकर्ता दिल्ली पर्यटन की दृष्टि से नहीं बुलाए गए हैं और न ही उनको राष्ट्रीय नेताओं की परिक्रमा करने के लिए बुलाया गया है। इसलिए चुनाव की दृष्टि से अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में जाकर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट के रिटायरमेंट के बाद अब अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। धोनी लगातार खेती में अपना हाथ आजमा रहे हैं। इस कड़ी में धोनी ने रांची के बाद झारखंड के अन्य जिले का भी रुख किया है। दरअसल टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी अचानक गुमला पहुंचे। धोनी ने गुमला के मुरंगू ओबाटोली गांव में कृषि को बढ़ावा देने के लिए फार्म हाउस खोलने की योजना बनाई है। इसी मकसद से धोनी ने दक्षिणी कोयल नदी के समीप रहती जमीन का मुआवना किया। अब बताया जा रहा है कि शाम में धोनी मुरगू गांव आए और वे गांव में करीब 30 मिनट रुके। इस दौरान धोनी ने गांव की भौगोलिक बनावट भी देखी। उन्होंने मुरगू गांव का भ्रमण गाड़ी में बैठकर किया, इसलिए गांव के लोगों ने को यह पता नहीं चल पाया कि धोनी यहाँ कब आए थे। रेलवे कोच नवीनीकरण कारखाना लगभग अब पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वर्ष तक यहाँ काम शुरू हो जाएगा। आधुनिक मशीनों से लैस इस कारखाने में 95% मशीनें भारतीय हैं। कुछ मशीनों को जापान से मंगाया गया है और यह कारखाना पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, जिसमें अधिकतम काम रोबोट करेंगे। इसमें काम के दौरान वर्कर्स के जान जाने का जो खतरा बना रहता था वह कम हो जाएगा। कारखाना बनकर अब तैयार भी हो चुका है, बस इसके लोकार्पण का इंतजार है। उम्मीद है कि अगले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कारखाने का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बताते चले कि यह ऐसा रेलवे कारखाना है जहां रोबोटिक मशीनों की मदद से काम किया जाएगा और पेंट शॉप और अन्य कई शॉप में रोबोटिक मशीन भी लगाई गई है। इस कारखाने को तैयार करने में जुटे इंजीनियर धीरज मिश्रा ने कहा है कि रोबोटिक मशीन लग जाने की वजह से काम जल्दी और सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा। इसके साथ ही पेंट या किसी अन्य सामग्री की वजह से वर्कर्स के स्वास्थ्य को जो नुकसान पहुंचता था वह अब नहीं होगा। ब्रिटेन में विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय, जर्मन, जापान और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। ब्रिटिश राजदूत बरा वुडहर्ड ने सुरक्षा परिषद सुधार पर महासभा में चर्चा के दौरान कहा कि ब्रिटेन लंबे समय से अस्थायी और गैर अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद के विस्तार पर जोर देता रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा रुख सर्वविदित है। ब्रिटेन लंबे समय से स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद के विस्तार पर जोर देता रहा है। हम भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए नई अस्थायी सीट के सृजन के साथ ही परिषद में अस्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। हम अस्थायी श्रेणी के विस्तार का भी समर्थन करते हैं। वहीं वुडहर्ड ने कहा कि इन परिवर्तनों के साथ ही परिषद मौजूदा विश्व की वृहद प्रतिनिधि करेगा। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने निकाय में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया है। श्रद्धा मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच ने श्रद्धा वाकर के दोस्त गाडविन से 6 घंटे तक पूछताछ की। क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर निकलने के बाद गाडविन ने बताया कि दिसंबर 2020 में आफ्ताब ने न सिर्फ श्रद्धा के साथ मारपीट की थी बल्कि उसका गला भी दबाने की कोशिश की थी। वह किसी तरह आफ्ताब से बचकर मेरे यहाँ पहुंची थी। उसने अपने बयान में सभी बातों को लिखित रूप से दर्ज करा दिया है। जिस कंपनी में श्रद्धा काम करती थी वहीं पर उसका बड़ा भाई काम करता था। बड़े भाई के कहने पर उसने श्रद्धा की मदद की। श्रद्धा के पहले तुलिंज पुलिस स्टेशन में ले जाकर एनसी दर्ज कराई गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आफ्ताब की आत्महत्या की धमकी देने के बाद श्रद्धा ने अपनी लिखित शिकायत वापस ले ली थी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा कि वह सपने में भी इस भारतीय दिग्गज की तरह शानदार शॉट नहीं खेल सकते। सूर्य कुमार T20 रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज हैं और भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जब यहाँ के डेव ओवल मैदान पर उतरेगी तो उसके सामने फिलिप्स को रोकने की चुनौती होगी। फिलिप्स ने इसी मैदान पर 46 गेंद में शतक जड़ा था और वही फिलिप्स ने स्टार को एमजेड से कहा, वह सूर्य बिल्कुल विश्वसनीय है। वह जो चीजें करता है उसे मैं करने का सपना भी नहीं देख सकता हूँ। मुझे कोशिश करना अच्छा लगेगा लेकिन मेरा यह खेल उसे काफी अलग है। कलाई की ताकत से छक्का लगाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। उस जैसी प्रतिभा को आप शायद ही देखेंगे। फिलिप्स ने कहा कि उनकी और सूर्य कुमार के खेलने के तरीके से विरोधी गेंदबाजों को विकेट लेने का भी मौका अधिक मिलता है।
कि